गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम विश्व के अंदर जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न जो जनजातियां हैं और उनके जो जनजाति जो रीजन्स है जहां पर उनका आवास स्थान है उनके वितरण की आज हम बात करेंगे। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने जो रेस या प्रजातियां होती हैं उनकी विशेषताएं उनका अध्ययन किया, साथ ही उन जो कोकोसाइड, मंगोलाइड और ऑस्ट्रोलाइड और निग्रोइड उन जनजातियों के वितरण के ऊपर भी हमने बात की थी। आज जो जनजातियां हैं जो आज भी अपने आदिम जीवन के अंदर निवास करती हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। मानव भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो इन जनजातियों का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कुछ संकल्पनाएं भूगोल में विकास के साथ आई, चाहे वो निश्चयवाद हो, संभववाद हो या नवनिश्चयवाद, जो कि मानव और पर्यावरण का जो एक अंतर संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करने की जो क्षमताएं हैं, उन चीज़ों के अध्ययन के दृष्टिकोण से इन जनजातियों का जो अध्ययन है बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इनका जो प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण के जो साहचर्य है, जो एक सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन की जो स्थितियाँ देखने को मिलती है, वो आधुनिक जो मानव है उसको एक सीखने के लिए प्रेरित करती है कि किस तरह से वातावरण के साथ एक अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित कर हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। जिस तरह की समस्याएं वर्तमान के अंदर हम जो पर्यावरण ह्रास की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, जिनके लिए कि मानवीय जो गतिविधियां हैं पूरी तरह जिम्मेदार रही हैं, तो कहीं न कहीं इन जनजातियों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आज के वीडियो में जो वैश्विक वितरण में विभिन्न जो प्रदेश हैं, जनजाति प्रदेश हैं, वहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, जहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, उसके अंदर जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय जो वन प्रदेश होते हैं अत्यधिक सघन वनों के दृष्टिकोण से सघन क्षेत्र होते हैं। साथ ही वैश्विक अगर स्थलीय भागों की बात करें तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्रों के अंदर इनको शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो जनजातियाँ देखने को मिलती हैं तो वो कांगो बेसिन जो अफ्रीका के मध्य में है, जो कि कोंगो नदी की बेसिन है, वहाँ पर पिग्मीज जो जनजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इनका इसी स्थानीय जो क्षेत्र है जहाँ पर उसके वितरण में और या कहेंगे इनको विभिन्न जो इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कबीले बने हुए होते हैं, तो वहाँ इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिनका कि अध्ययन हम जब विस्तृत रूप से इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे वहाँ आपसे बात करेंगे। अमेजन बेसिन की बात करें तो जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो अमेजन बेसिन है, जो ब्राज़ील के मध्य से जो अमेजन नदी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, और हम भूगोल में ये पढ़ते भी हैं कि अपोआ क्षेत्र के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसमें जल की मात्रा सर्वाधिक है। यहाँ जो जनजाति पाई जाती है वो बोरो जनजाति पाई जाती है। और मलाया या थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो सेंबांग और सकई जो जनजातियाँ हैं, महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो यहाँ निवास करती हैं। और इस भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र जहाँ अत्यधिक तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, अत्यधिक वृष्टि, उसके अंदर किस तरह से इन जनजातियों ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया है और किस तरह से जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है उनसे इन्होंने आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया है, अपना जीवन निर्वाह जो किया है, उसका अध्ययन भी हम जब विस्तृत अध्ययन करेंगे इनके बारे में तो वहाँ हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो उष्ण मरुस्थल है वहाँ की हम बात करें, जो कि विश्व के अगर वितरण के दृष्टिकोण से बात करें तो 20 से 30 डिग्री, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, वहाँ पर जो डेजर्टिक या मरुस्थलीय जो है डेजर्ट उष्ण जो मरुस्थलीय की जो जलवायु मिलती है, वहाँ जो जनजातीय निवास मिलती हैं उसमें अरब के अंदर जो बद्दू है वो, और कालाहारी डेजर्ट जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर है, वहाँ पर जो बुशमैन जो जनजाति मिलती है वो उसका जो वितरण है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी अरब में बद्दू और कालाहारी में बुशमैन। मानसूनी वन प्रदेश या वन पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि मानसूनी जलवायु को जो भारत है रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हवाओं की जो दिशाओं में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर हवाओं से यहाँ बारिश होती है। तो यहाँ भी जो आदिम जो जनजातियाँ हैं यहाँ पर अगर भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो
तो यहाँ पर चाहे वो ऑस्ट्रेलाइड हो या निग्रोइड हो, या भारत के उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ चाहिए कॉकसॉइड जो जनजातियाँ हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो नागा, गोंड, संथाल, भील, गुर्जर, टोडा, चकमा, भोटिया, इसके अलावा अन्य जनजातियाँ भी ये भारत के अंदर देखने को मिलती है जिनका क्षेत्रीय वितरण है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं रेड इंडियंस है, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियों में संक्रमण जो है वो काफ़ी अधिक देखने को मिला है, क्योंकि जब औपनिवेशिक जो समय था वहाँ पर जो यूरोप के जो पश्चिमी देश है, चाहे वो पुर्तगीज़ हो या ब्रिटिशर्स हो या स्पेनिश हो, इन्होंने यहाँ पर अपना जो है कॉलोनीज स्थापित की थी, और जो एक तरह से यहाँ जनजातीय संक्रमण जो स्थितियाँ है वो यहाँ अत्यधिक देखने को मिली। घास के मैदानों की बात करें तो जो मध्य एशिया के अंदर जो स्टेपीज जो घास के मैदान है, जो कि मिडिल साइबेरिया का दक्षिणी भाग या जो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वाला जो पार्ट है वहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो घास के जो मैदान होते हैं विशेषकर पशुपालन के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल होते हैं, तो यहाँ जो जनजातियाँ जो भी निवास करती है उसके ऊपर उपलब्ध संसाधन जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो पशुपालन जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर प्रमुखता से देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जो मिडिल एशिया का जो पार्ट है, स्टेपीज वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर किर्गिज जनजाति पाई जाती है, जबकि अफ्रीका का जो सवाना क्षेत्र है जो कि एक तरह से सहारा डेजर्ट और जो विषुवतरेखीय जो जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु है, उसके अंदर एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो अफ्रीका के जो मध्य पूर्वी जो भाग है वहाँ पर जो मसाई जो जनजाति है उसका वितरण हमें देखने को मिलता है। शीत मरुस्थल की बात करें जहाँ की अत्यधिक ठंड जलवायु मिलती है, जिनको हम टुंड्रा जलवायु के अंतर्गत शामिल करते हैं, तो यहाँ जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके ऊपर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव है, या कहें कि मनुष्य की गतिविधियों के ऊपर प्रकृति का अत्यधिक नियंत्रण यहाँ देखने को मिलता है। तो वो जो इनका जो संबंध है, अंतर संबंध है, जो एक तारतम्यता देखने को मिलती है, उसका विस्तृत अध्ययन भी हम करेंगे। ग्रीनलैंड और उत्तरी जो कनाडा है वहाँ पर एस्किमोज जो जनजाति है वो देखने को मिलती है, और उत्तरी यूरोप की बात करें तो अलेप्स और उत्तरी साइबेरिया एशिया की हम बात करते हैं तो वहाँ पर याकूत, युकाधिर, चुकची, समोइड जो जनजातियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ इस डायग्राम के अंदर वैश्विक वितरण में कुछ जनजातियों की हमने यहाँ पे आपके साथ डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। जो वेनेजुएला और ब्राज़ील है, दोनों के अंदर एक यानोमामी जो जनजाति है वो पाई जाती है। ब्राज़ील के अंदर कायापो जो जनजाति है वो देखने को मिलती है। साथ ही जो बुशमैन की बात आपसे की हमने, जो कि कालाहारी डेजर्ट है जिसका विस्तार जो बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और अंगोला के ऊपर देखने को मिलता है, वहाँ बुशमैन जो जनजाति है वो देखने को मिलती है। अंडमान और जो द्वीप है इंडिया का, वहाँ अंडामानीज जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको एब्रिजिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और न्यूजीलैंड की जो जनजाति है उसको माओरी के नाम से जानते हैं। और पापुआ न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, यहाँ हमने उसको यहाँ डायग्राम के अंदर ये जो कलर से दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे हुली जो पापुआ न्यू गिनी के अंदर जो जनजाति पाई जाती है उसकी बात हमने की। और साइबेरिया की हमने बात की तो आपसे चुकची की बात हम पूर्व में कर चुके हैं। और इसी तरह से साइबेरिया का जो मिडिल साइबेरिया की बात करें या जो इसका पश्चिमी भाग है वहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे नेनेट्स जो है ट्राइब है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो आगे जब हम वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे तो इन जनजातियों की जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो और व्यापारिक जो गतिविधियाँ इनके द्वारा जो संचालित की जा रही है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही जो भूगोल के अंदर जो अवधारणात्मक स्तर पे हम बात करते हैं तो मनुष्य और वातावरण के बीच के अंदर जो अंतर संबंध है और वर्तमान के अंदर भी इन जनजातियों जिनको आदिम प्रकृति का जीवन अभी है वो जी रही हैं, तो वो जो तारतम्यता है प्रकृति के साथ वो बहुत बेहतर है और उसको आधुनिक मानव को उससे सीखना चाहिए कि किस तरह से हम वातावरण और मनुष्य के संबंधों को बेहतर संबंधों के रूप में स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।